नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है 4 के वार का, जिसमें आज सबसे पहले बात होगी इजराइल पर हमास के हमले की। इजराइल और फिलिस्तीन में एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है। हमास के हमले के बाद इजराइल ने काउंटर ऑपरेशन शुरू कर दिया है और अभी तक की जो तस्वीरें आई हैं वो बताती है कि हमास के हमले के बाद इजराइल बदला लेने के लिए तैयार है। तस्वीर आपको दिखाऊंगी, अगली खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी महिमा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से की गई घोषणाओं को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की, उसकी तस्वीरें भी सामने आई है। योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए चर्चा यहां पर की गई। इस खबर पर आज हम विस्तार से बात करेंगे और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तीसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे प्रिया सिन्हा। तीसरी खबर में हम बात करेंगे सिक्किम की। सिक्किम में राहत और बचाव कार्य जारी है। हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस वक्त अमित शाह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देहरादून वो पहुंचे हैं, वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। साथ ही साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आपको नजर आएंगे। अमित शाह का ये दौरा बेहद ज़्यादा खास, और आज इस पूरे कार्यक्रम में यहाँ पर प्रदर्शनी जो लगाई गई है उसका जायजा लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं। और आज कई विषयों पर चर्चा भी पहले सत्र में 5G और आने वाली चुनौतियों पर चर्चा हुई। जैसा कि आपको मालूम है कि शिविर का आयोजन हो रहा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अब से कुछ देर के बाद संबोधन भी होने वाला है, तो वो क्या कहते हैं वो देखना बेहद ज़्यादा अहम होगा। फिलहाल के लिए तस्वीरें हैं देहरादून में 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का दरअसल आयोजन किया गया है और इसी से संबंधित इस वक्त जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका जायजा लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी में इस वक्त उनकी मौजूदगी और साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हर एक वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी वो ले रहे हैं। और आप देखेंगे इन प्रदर्शनी में अलग अलग जो स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं, किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से काम किया जाता है, इन मशीनरी का किस तरीके से इस्तेमाल होता है, उसके बारे में हर एक बार की इन्फॉर्मेशन लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये एक्सक्लूसिवली भारत 24 आप तक ये तस्वीरें पहुँचा रहा है। और इस विज्ञान कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ वो कहते हैं वो देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हो रहा है देहरादून में और वहाँ पर खुद अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुँचे हैं और अभी वो प्रदर्शनी का जायज़ा ले रहे हैं और इसके बाद उनका संबोधन भी होने वाला है। वो इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहते हैं वो देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा। लॉ एंड ऑर्डर और ख़ास तौर पर पुलिस को मजबूत करने की दिशा में जो कदम उठाए गए हैं, जिस तरीके से मजबूती के साथ सिस्टम बनाया गया है, उसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चा। और सबसे महत्वपूर्ण है वो अलग अलग उपकरण, वो हथियार जिसकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है, जिसके ज़रिए किस तरीके से मजबूती के साथ पुलिस फोर्स काम करता है, उसकी बानगी यहाँ पर देखने को मिल रही है इस प्रदर्शनी में जो कि यहाँ पर लगाई गई है। SDRF की तरफ से जो प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स। और जब हम पहाड़ों की बात करते हैं तो इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है और कैसे इनका क्रियान्वयन होता है, कैसे ये काम करते हैं, वो इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देख रहे हैं। पूर्णिमा, हाईटेक होती पुलिस व्यवस्था, जिसमें चाहे AI का इस्तेमाल हो या साइबर सिक्योरिटी की बात हो, कैसे मजबूत होती हुई पुलिस नज़र आ रही है, उसका एक प्रेजेंटेशन इस वक्त अमित शाह के सामने रखा जा रहा है अलग अलग स्टॉल्स के माध्यम से। ये 49वीं अखिल भारतीय विज्ञान कॉन्फ्रेंस है ये, जिसके लिए देहरादून पहुंचे हुए हैं अमित शाह और अब से थोड़ी देर बाद वो अपना संबोधन भी देने वाले हैं। पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए क्या क्या तरीके हैं, अब जैसे देखिए आप, ये GPRS सिस्टम है, उससे आधारित कैसे पुलिस अपने एक्शंस को और बेहतर कर सकती है, कैसे सुरक्षा के लिहाज से उसमें बेहतरी ला सकती है, आइडेंटिफाई स्पॉट लोकेशन के लिहाज से। इससे पहले आपने SDRF का देखा एक स्टॉल, साइबर सिक्योरिटी के इससे पहले स्टॉल पर गृह मंत्री अमित शाह थे, उनके साथ इस वक्त धामी मौजूद हैं। और एक एक स्टॉल पर जो तैयारियां की जा रही हैं पुलिस की तरफ से, पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका बेहतर समन्वय कैसा हो, उसी की जानकारी इस वक्त जुटाते हुए अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं। उनके साथ धामी इस वक्त मौजूद हैं। देखिए 5G और आने वाली चुनौतियां, यानी कि बदलते वक्त के साथ 5th जनरेशन की जो ज़रूरतें हैं और टेक्नोलॉजी वाइज कैसे पुलिस मजबूत हो सकती है, उसी का व्याख्यान इस प्रदर्शनी के जरिए इस वक्त किया जा रहा है। कुछ उपकरणों को भी, जैसे दूरबीन है, इसको इस वक्त देख रहे हैं अमित शाह हाथों में लेकर, और हर एक स्टॉल से जहाँ पर वो गुजर रहे हैं उनको वहाँ की डिटेल्स भी इस वक्त दी जा रही हैं। पवन लालचंद हमारे संवाददाता और ज़्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पवन, ज़रा डिटेल में बताइए इस वक्त ये प्रदर्शनी किस चीज़ पर आधारित है और इसके बाद अमित शाह का संबोधन भी है क्या?
निश्चित तौर पर अमित शाह का संबोधन भी है और वो जो पूरे देश के जो अखिल भारतीय पुलिस के अधिकारी हैं, ऑफिसर जो पहुंचे हुए उनको संबोधित करेंगे। और आपने जैसे खुद बताया कि जो आज के जमाने के यानी आधुनिक समय की जो पुलिस के सामने जो चैलेंजेस है, जब 5G जबकि टेक्नोलॉजी जब आएगी तो उससे जो क्रिमिनल्स के हाथ में, अपराधियों के हाथ में कुछ जो ताकत आ सकती है, उसका जो गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको पुलिस कैसे हैंडल करेगी, टेक्निकली पुलिस कितना चैलेंजेस उसके सामने है। तो कुल मिलाकर जो पूरी कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि जो आज के जमाने में मॉडर्न साइंस ने जो ताकत दी है, पुलिस के हाथों को मजबूत किया है, तो उसी तरह क्रिमिनल्स के हाथों में भी गलत चीज जानने का एक रिस्क रहता है। उसी पर ये देश भर के तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी उनका मंथन चल रहा है। जैसे आपने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने काफी लंबा वक्त इस कॉन्फ्रेंस के लिए रखा है। 7:50 पे गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में जाएंगे, पार्टी के पदाधिकारियों, मीडिया, सोशल मीडिया के लोगों से बात करेंगे। उससे पहले का करीब 2.5-3 घंटे का समय है। इसमें गृह मंत्री इसी एफआरआई का जो पूरा कैंपस है इसी में रहेंगे। काफी समय इस पुलिस साइंस कॉन्फ्रेंस को देंगे। उसके बाद एफआरआई के जो वैज्ञानिक है उनके साथ उनके चर्चा होने वाली है। लेकिन निश्चित तौर पर इस गृह मंत्री का संबोधन होगा। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि मीडिया के लिए सीधा इसमें कवरेज की एक तरह की इजाजत नहीं है। जो जानकारी दूरदर्शन या ANI के थ्रू ही हम तक पहुंच पा रही, लेकिन ये सही है कि इसको काफी अच्छा खासा समय गृह मंत्री अमित शाह देने वाले हैं। वो पुलिस अधिकारियों को सुनेंगे भी और जो आज के जमाने की टेक्नोलॉजी क्या है, जो चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे जो प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस को मेंटेन करने के नजरिए से अपराधियों पर एक तरह लगाम लगाने के तंत्र हो, उन सब चीजों की बारीकी से जानकारी लेंगे। जी बिल्कुल। और पिछले कुछ वक्त में हमने देखा जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी रहा, अमित शाह ने जो बैठकें की सुरक्षा के लिहाज से, उसी का ये एक अलग फेज देहरादून में इस वक्त आप देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका डिटेल देने के लिए। देखिए, ड्रोन और सर्विलांस मैपिंग इस वक्त जिस स्टॉल पर मौजूद है गृह मंत्री अमित शाह, और सर्विलांस को कैसे बेहतर किया जाए, ड्रोन टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल किया जाए, साइबर सिक्योरिटी को कैसे बढ़ावा दिया जाए, मैपिंग, GPRS सिस्टम आधारित पुलिस कैसे अपने एक्शंस को और बेहतर करे, इसी की डिटेल्स इस वक्त अमित शाह जुटा रहे हैं और उनके साथ धामी भी मौजूद है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की। लाल किले से की गई घोषणाओं को लेकर समीक्षा बैठक की गई। योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए चर्चा की गई है। 15 अगस्त पर पीएम मोदी ने गरीबों के लिए ऐलान किए थे कई, उन्हीं ऐलानों के ऊपर चर्चा की गई है। घरों के लिए सौर ऊर्जा सुनिश्चित करने का किया था उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और बैठक की तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर, योजना को क्रियान्वित करने की तैयारियां की गई हैं और समीक्षा बैठक यहां पर की गई है। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ में ये समीक्षा बैठक की। तो देखिए, बैठकों का दौर लगातार जारी है। जहां देहरादून में भी आज बैठक रखी गई थी जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। वहां पर भी कई मुद्दों के ऊपर चर्चा की गई। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उस बैठक को किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बैठक की है। लाल किले से की गई घोषणाओं को लेकर समीक्षा बैठक। प्यारे परिवारजनों, जन औषधि केंद्रों ने देश के सीनियर सिटीजन, देश के मध्यम वर्गीय परिवार को एक नई ताकत दी। जिस संयुक्त परिवार में अगर किसी को एक डायबिटीज जैसा हो जाए, 2-3 हजार रुपया दवाई का बिल स्वाभाविक हो जाता है। हमने जन औषधि केंद्र से जो दवाई बाजार में 100 रुपए में मिलती है, तो 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपए में दी। और आज देश में 1000 जन औषधि केंद्रों से मेरे इन बीमारी में जिनको दवाई की जरूरत थी, ऐसे लोगों के करीब 20,000 करोड़ रुपया उनके जेब में बचा है। और ये ज्यादातर मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं। लेकिन आज उसकी सफलता को देखते हुए मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, अब देश में 10,000 जन औषधि केंद्र से हम 25,000 जन औषधि केंद्र का लक्ष्य लेकर के आने वाले दिनों में काम करने वाले हैं। गरीबी कम होती तो देश की मध्यम वर्ग की ताकत बहुत बढ़ती है। और अगर दुनिया में, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है, देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। ये पक्का जगह ले लेगा। आज जो 13.5 करोड़ गरीबी से बाहर आए हुए लोग हैं, वो एक प्रकार से मध्यम वर्ग की ताकत बन जाते हैं। जब गरीब की खरीद शक्ति बढ़ती है तो मध्यम वर्ग की व्यापार शक्ति बढ़ती है। जब गांव की खरीद शक्ति बढ़ती है तब कस्बे और शहर की आर्थिक व्यवस्था और तेज गति से दौड़ती है। और यही इंटरकनेक्टेड हमारा अर्थ चक्र होता है। हम उसको बल लेकर के आगे चलना चाहते हैं।
और इसी बीच में खबर सिक्किम से है, जहां राहत और बचाव का कार्य जारी है और अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। 143 से ज्यादा लोग इस वक्त लापता है। एनडीआरएफ राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। ये कार्य अब भी जारी है। रेस्क्यू किया जा रहा है। तीस्ता में जिस तरीके से बादल फटने के बाद स्थिति पनपी है, 26 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। जो उत्तराखंड में हो रहा है, जो हिमाचल में हो रहा है, क्या नॉर्थ ईस्ट को भी वही झेलना होगा? सिक्किम से आई तबाही की ये तस्वीर तो यही कहती है। हर तरफ बर्बादी है। वर्षों की गाढ़ी कमाई से तैयार किए गए मकान झटके में सैलाब की भेंट चढ़ गए। हर तरफ टूटी सड़कों की वजह से यातायात पूरी तरह से ठप है। लोग डर से अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। फ्लैश फ्लड के बाद लोग अपना जरूरी सामान लेकर अपना घर हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। हम लोग को 12:30 बजे हम लोग को यहाँ से भागना पड़ता है, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं, कुछ सामान भी नहीं है। जैसे हम लोग कुछ चला गया, सब चला गया। रात में जो सोया जो कपड़ा में सिर्फ वही कपड़ से निकल गया। उसके बाद में आया, आके सिर्फ हम लोग से डॉक्यूमेंट है जो वो डॉक्यूमेंट सिर्फ लेके चला गया और सब कुछ जो था सब कुछ चला गया। हम लोग चला गया। अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा नहीं है। हालांकि इसके बाद बड़े पैमाने पर प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन हालात इतने खराब हैं कि सामान्य होने में कई महीनों का वक्त लग सकता है। बादल फटने के बाद से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अभी भी नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। तस्वीरें तबाही की दास्तां खुद ब खुद बता रही हैं। ये तस्वीरें सिक्किम के मानगन इलाके की हैं। यहाँ तबाही के बाद लोग सड़कों पर बैठकर देवताओं से सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं पहाड़ों से चट्टानों के दरकने का सिलसिला जारी है।